हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम सबवाल में आपका स्वागत है। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कितने रैंक तक कॉलेज मिला है, कितने रैंक तक और कॉलेज मिल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत से रैंक वाले पे वीडियोस बनाया था कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा, लगभग उसी के आसपास है। हम प्रूफ दिखाएंगे आप लोग को इस वीडियो में कि मैंने जो बताया था उतना क्या सही है या कि नहीं है। चलिए हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। और एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज को बनाती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोज को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, जरूर फीडबैक दिया करो, क्योंकि मैं भी अपना टाइम निकालती हूँ इंपॉर्टेंट, और फिर आप लोगों के लिए वीडियोज बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ, ताकि आपको कॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके साथ कोई मिस्टेक्स पॉइंट्स ना हो जाए। इन सब सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि फर्स्ट राउंड का ये रिजल्ट है और हम लोग देख लेते हैं कितने रैंक तक गई है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप एम्स दिल्ली की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऑल ओवर रैंक फर्स्ट जिसकी है उसको मिला है एम्स दिल्ली और जनरल का कैंडिडेट है, ठीक है ना। और यहीं पर देख सकते हैं वहाँ जिसकी कोई किसी की रैंक है ऑल ओवर रैंक है 4 पे, उसको नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एनआर और एनपी का क्या मतलब है? इन नॉट पार्टिसिपेट, इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट नहीं किया। जो भी कैंडिडेट था उसकी ऑल ओवर रैंक 4 थी, लेकिन उसने एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग में एडमिशन नहीं लिया, यानी कि उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनपी यानी कि नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, उसकी ऑल ओवर रैंक 3 है, लेकिन उसने अपने ओबीसी रैंक से सीट नहीं लिया, उसने क्या किया है कि जनरल से सीट को लिया हुआ है। तो यहाँ पर वो इसलिए लिखा हुआ है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है यहाँ पर है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ एमआरसी का मतलब हुआ कि मेरिट लिस्ट के बेस के आधार पर जिसको क्या मिला है, एम्स दिल्ली मिला, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यानी कि इसने ओबीसी कैंडिडेट इसने क्या किया? जनरल से सीट लिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है तो जनरल से उसे सीट लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर ओबीसी के एससी के एसटी का तो जनरल से सीट वो ले सकता है। तो इसकी वजह से थोड़ी जनरल की कट ऑफ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उस बात देख सकते हैं, इसका मतलब ये। और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे जहाँ पे एनपीएनआर लिखा हुआ नॉट पार्टिसिपेटेड है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कितने रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, ठीक है। और यहाँ पर यूडब्ल्यूएस से कोई कैंडिडेट है, तो मैं भी दिखाऊंगी कितने रैंक तक मैंने बोला था, कितने रैंक तक मिला था आप लोग को। देखिए यहाँ पर है कोई ईडब्ल्यूएस का 147 ऑल ओवर रैंक है इसकी। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं एकदम लास्ट में कितने रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ा पेज है, कम से कम 150 पेज का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई जनरल का कैंडिडेट है, उसकी रैंक ऑल ओवर रैंक है 223, सॉरी नीचे वाला कोई कैंडिडेट है, तो उसको फिल चॉइस नॉट अवेलेबल, यानी कि उसने बस कोई एक एम्स डाला होगा, जैसे कि एम्स दिल्ली उसने बस फिल किया होगा, इसलिए उसको एक कॉलेज मतलब कोई अलॉट नहीं हुआ है, उसके लिए कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ FCNA का मतलब फिल चॉइस नॉट अवेलेबल, मतलब इसने जो भी कुछ फिल किया था कॉलेज का, जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर रखा था, उसको एक कॉलेज नहीं मिला है। तो देखिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और चलिए लास्ट में मैं दिखा देती हूँ कितने रैंक तक मिला है, और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या एब्रिविएशन है। अगर FCNA लिखा हुआ नहीं कि फिल चॉइस नॉट अवेलेबिलिटी डेट रैंक, यानी कि जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस उसने रखा होगा उस रैंक तक उसे कॉलेज मतलब अवेलेबल नहीं था, उसे नहीं मिला, ठीक है। एनआर और एनपी का मतलब है नॉट पार्टिसिपेटेड, यानी कि उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एमआरसी का मतलब है मेरिटियस रिजर्व कैटेगरी, यानी कोई जनरल से सीट उसको मिला है। अगर वो ओबीसी एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी कैंडिडेट है, तो अगर वो जनरल से सीट लेगा तो वहां पर एमआरसी लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें ही तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितने रैंक तक कॉलेज मिला है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि लगभग ओबीसी की जो ओबीसी की ऑल ओवर रैंक की जो कट ऑफ होगी लगभग 2500 के अंदर में ही मिलेगी, 2600 के अंदर में ही। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जितने रैंक तक जा रही है, यानी कि फर्स्ट राउंड में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
एक्सक्लूसिव पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी को छोड़ करके जनरल के अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है तो उसकी रैंक ऑल ओवर रैंक 1143 है तो उसको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है अगर जनरल का कैंडिडेट है। तो आने की 1043 आने की लगभग आप ऐसा मान लीजिए 1600-1700 तक लगभग सेकेंड राउंड तक जा सकती है जनरल की ऑल ओवर रैंक की। यानी कि अगर आपका रैंक ऑल ओवर रैंक यानी कि 1600-1700 के आसपास है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है, भरपूर चांसेस है। ठीक है, अभी पे आप देखिए अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है अगर उसकी रैंक 1143 है तो उसको कोई ना कोई एम्स अलॉट हुआ है यानी कि सेकेंड राउंड तक। ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है 2024 का, आप देख रहे हैं सामने। अगर वहीं पर सेकेंड राउंड का लगभग 1600 से 1700 के आसपास अगर आपकी रैंक है, अगर आप जनरल के कैंडिडेट है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी रैंक 1600, 1700, 1800 के आसपास भी है तो अगर आप जनरल के हैं तो आपको रैंक क्या है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर ऑल ओवर रैंक आपका 1700 और 1600 के आसपास है तो ठीक है। अगर आप वहीं पर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप देख सकते हैं ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसको फर्स्ट राउंड में यानी कि 1700 के आसपास तक के बच्चों को 1700 साढ़े 1700 के आसपास तक बच्चों को क्या मिला, कॉलेज मिल गया यानी कि 1733। तो देख रहे हैं इतने रैंक तक कॉलेज मिला है यानी कि आप ऐसा अंदाजा लगा लीजिए सेकेंड राउंड पर जस्ट इसके डबल के आसपास जाएगा यानी कि 2500 2600 ऑल ओवर रैंक तक जो भी है ओबीसी कैंडिडेट उसको कॉलेज मिल जाएगा। मैंने लगभग यही बताया था अपने भी वीडियो में कि इतने रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, लगभग उसी रैंक के आसपास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर आपकी ऑल ओवर रैंक अगर ओबीसी कैंडिडेट है अगर आपका 2500 के बीच में है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ना कोई एम्स आपको मिल जाएगा। अगर वहीं पे आप देखिए कोई एससी के कैंडिडेट है यानी कि 5000 के आसपास गया है यानी कि 5500 का मान लीजिए यानी कि 5406 के आसपास गया है तो इसका क्या है कि लगभग एससी का है तो ये 6000 से 7000 के आसपास ये जाएगा एससी का कोई कैंडिडेट है। तो अगर वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी ओनली अगर एससी का कैंडिडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 7728 यानी कि 7728 अगर इसकी ऑल ओवर रैंक है अगर एससी का कैंडिडेट है तो भी इसको कॉलेज मिल गया यानी कि 7500 के आसपास तक एससी का कैंडिडेट है कोई तो उसको कॉलेज क्या होगा, मिल जाएगा। और वहीं पर एसटी का कोई कैंडिडेट है यहाँ पे देखिए आप एसटी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा गया, मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था 10,000 के आसपास ही रहेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा चला गया। देखिए यानी कि 11,025 है ऑल ओवर रैंक तो भी इसको एसटी का कैंडिडेट है तो उसको क्या है कॉलेज अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई एम्स। देख रहे हैं अगर वहीं पे ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस के लिए 3281 रैंक है ऑल ओवर रैंक यानी कि 3500 के आसपास है तो भी उसको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मतलब कि आप जा करके मेरे कट ऑफ वाले एक बार वीडियोस देख लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ऑल एम्स कट ऑफ ऐसे करके बनाया था कुछ वीडियो, आप जा करके जरूर सर्च करिए, मेरे चैनल पर है, आपको बिल्कुल आइडियाज लग जाएगा और आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने कितना सही बताया है। लगभग उसी के आसपास मैंने ऐसे भी बोला था कि 200 400 200-300 रैंक आगे पीछे होगा, ज्यादा नहीं होगा, लगभग उसी के आसपास से आपका कॉलेज का अलॉटमेंट भी जा रहा है। आप बिल्कुल देखिए उस वीडियो को ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं इसके बाद से आपको आपका मान लीजिए कोई जो भी बच्चे हैं कॉलेज अलॉट हो गया, फिर उन बच्चों को इसके बाद से क्या क्या करना है तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, बता देती हूँ उनको। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस मतलब ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो फर्स्ट राउंड में एलिजिबल है यानी कि फर्स्ट राउंड में उनको कोई कॉलेज मिल गया है उनके लिए वीडियो है। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मतलब कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट था आपने अपलोड किया था यानी कि एग्जाम डेट के पहले वाला, तो फिर आपको उसी के आधार पे आपको कॉलेज का जो भी सीट है दिया गया है। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो इतना ज्यादा मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे भी एग्जाम से 22 जुलाई से ही, तो फिर मैं इसलिए बस इम्पोर्टेंट बात चीजें जो है इस वीडियो में जो ध्यान रखनी है वो सारी चीजें बताऊंगी इस वीडियो में ताकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यानी कि जो लिखा हुआ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी चीजें मैं पॉइंट वाइज में जल्दी बता दूंगी, मतलब पूरे हो सकता है मैं ना पढ़ूं लेकिन मैं समझा दूंगी, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। फर्स्ट पॉइंट में है कि मतलब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन के लिए उनके लिए ये सारो इन्फॉर्मेशन है जो 5 इन्फॉर्मेशन है।
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि मतलब कोई ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का जो भी कैंडिडेट था, उन्हें जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किया था उसके हिसाब से, अगर उसका सर्टिफिकेट वैलिड था उसके हिसाब से ही उसको कॉलेज का मतलब सीट मिला है, ठीक है ना। फिर के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको क्या गया, जनरल से उनको क्या किया गया, सीट दिया गया, इसमें यही बात लिखी हुई है। अगर तीसरा है इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कि कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट, यानी कि ये लिख रहा है थर्ड पॉइंट में, जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो इलिजिबल नहीं है सेकेंड राउंड के लिए। मैंने कहा था ना सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। आपको सीट मिले या ना मिले वो बात अलग है, लेकिन आप फर्स्ट राउंड में जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको इलिजिबिलिटी है कि आप पूरा मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, ऐसा आपके पास ईमेल या फिर नोटिफिकेशन आ रहा है, आप जब भी लॉग इन करते हैं अपने पेज को देखते हैं माई पेज पे जाकर के, तो आपको नोटिफिकेशन वहां पर आया रहता है, तो आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर सेकेंड राउंड में आप नहीं कर सकते, फिर आप ओपन राउंड में आप कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए अगर आपने नहीं किया पार्टिसिपेट तो आप ओपन राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया वो जो भी सारी चीजें फर्स्ट कॉलेज का प्रेफरेंस जो भी सारी चीजें रखी होगी सेम वो रहेगा सेकेंड राउंड के लिए भी, मैंने बहुत पहले बता चुकी हूँ मैं वीडियो में, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द सेकेंड राउंड द ऑर्डर ऑफ द सीट एलोकेशन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट राउंड, यानी कि ये बोल रहा है कि जो भी आपने मेरिट ऑर्डर जो भी रखा होगा कॉलेज का उसी के आधार पर आपको मतलब कॉलेज मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। फिर पांचवा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज फॉर द एम्स न्यू दिल्ली, यानी कि एम्स दिल्ली के लिए वो सिर्फ बोल रहा है कि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल वगैरह होता है ना मेडिकल, तो वो सारा यानी कि 19 जुलाई को होगा एकेडमिक सेक्शन में जो भी एम्स दिल्ली के लिए बस है, ठीक है ना। और ये शार्प 9 AM पर स्टार्ट होगा। जो भी कैंडिडेट मतलब जो जिनको भी एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है उनको जाना होगा, अपने जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगा उसके हिसाब से वो कैश कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें है तो मतलब कि आपको 19 जुलाई को एम्स दिल्ली वालों के लिए मेडिकल होगा, तो वहां पर आपको टाइम से पहुंच जाना है और जो भी पेमेंट वगैरह करना होगा आप या फिर कार्ड से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद से देखिए प्रोसीजर टू बी फॉलोवेड बाय द एकेडमिक हु हैव बीन अलॉटेड बीएससी ऑनर्स, यानी कि फर्स्ट राउंड में जिसको सीट मिली है ये सारे प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना है। यानी कि क्या है कि अगर आपको कोई भी एम्स मिल गया है तो आपको जाके उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है 18 जुलाई से पहले 5 बजे के पहले। यानी कि आप देखिए अगर आपका लास्ट 18 जुलाई तो एटलीस्ट आप जाकर के 15 जुलाई तक जरूर रिपोर्ट कर दीजिए जो भी आपको कॉलेज मिला अलॉट हुआ वहां पर। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं फर्स्ट राउंड में तो फिर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपका एडमिशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आप समझ गए इस बात को, यानी कि 18 जुलाई से पहले आपको जाकर जो भी कॉलेज वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और रिपोर्ट करने के बाद से भी आपको क्या करना है, फिर देखिए वहां पे 2 ऑप्शन होगा जैसे, ठीक है। तो इसके बाद से आप जब रिपोर्ट कर देते हैं 18 जुलाई से पहले जिस भी कॉलेज में, तो उसके बाद से आपको एक और काम करना है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको अपना जाकर के यूजर आईडी और जो भी आपने पासवर्ड जनरेट किया था RUC कोड डाल करके आपको फिर लॉगिन करना होगा, फिर माई पेज पे जाना होगा, फिर उसके बाद से काउंसलिंग में जाना होगा आपको। फिर वहां पर लिखा रहेगा 2 ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिला आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना, अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट था क्या हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल 100% करना चाहिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट, क्योंकि कॉलेज हमेशा अपग्रेड होता है। कॉलेज अगर आपको थोड़ा लोअर कॉलेज जो भी मिला होगा, फिर आप बहुत सारे बच्चे ने देखा आपने एडमिशन नहीं दिया, बहुत सारे बच्चे मतलब सीट खाली है, तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज हमेशा अच्छा ही मिलेगा, बेकार कॉलेज नहीं मिलता है। तो इस बिल्कुल इस डर में मत रहिएगा, क्योंकि आप यहीं पर आप जब ये नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नोटिस लिखा हुआ है कि अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड का जो भी सीट होगा किसी और कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर वो सीट किसी और कैंडिडेट को दे दिया जाएगा तो आपके लिए तो और भी तो कॉलेज है ना ऊपर वाले, तो उसमें तो कोई ना कोई सीट मिल जाएगी ना आपको। क्योंकि आप सोचिए आपके रैंक तक बच्चे को कॉलेज मिल रहा है, उसके बाद सेकेंड राउंड में आपसे ज्यादा रैंक वाले बच्चे को लिए हो रहा है ना सेकेंड राउंड, आपका रैंक तो कहीं ना कहीं आगे ही है, तो आपको तो कॉलेज सीट मिलेगा ना।
तो ये बात है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, आप सेकेंड ऑप्शन को जरूर चूज करिए। अगर आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, अगर आपको कोई कॉलेज मिला, आप चाहते हैं उसी कॉलेज में पढ़ना, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सही है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल आपके लिए सही है, ठीक है ना। इस बात से बिल्कुल नहीं डरना नहीं है। इसमें यही सब लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब सेकेंड राउंड का जो भी मतलब कॉलेज मिलेगा, अगर आप उसको भी मतलब नहीं सिलेक्ट करते तो फिर आपको 1 लाख रुपए देना होगा, अगर आप सेकेंड राउंड में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा, मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स है, तो मेरे पास भी थोड़ा टाइम का कमी है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जो भी मिलेगा आप सेकेंड राउंड में उसको जाकर कॉलेज पे रिपोर्ट कर लीजिएगा, उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद से लिखा इंस्ट्रक्शन फॉर ईच ऑप्शन एज ए फॉलो, मतलब कि ऑप्शन 1 है ये एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन, वही है जो मैंने बताया कि आपको मतलब 18 जुलाई से पहले आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेना। आपको जो भी सीट मिला उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 18 जुलाई के पहले आपको लॉग इन करके, ठीक है ना, अपना जो भी यूजर आईडी है, पासवर्ड वगैरह लॉगिन करके आरसी को आपको ऑप्शन सेलेक्ट टू क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, फिर क्योंकि ऑनलाइन है तो फिर एडमिशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तो अपने हिसाब से जो भी आप चाहते होंगे उसके हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से लिख रहा है कि मतलब कि ये सब सारी चीजें, जैसे कि मैंने अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया था, अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, प्रेफरेंस ऑर्डर भी बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, तो आप वो ओपन राउंड के लिए भी प्रेफरेंस ऑर्डर आपको ऐसा हो सकता है, तो आप जा करके वो डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियोस को आप देख लीजिए और देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, और मैंने उससे बहुत सारी चीजें बताई हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट को नहीं सबमिट करते हैं तो आपको 1 लाख की रेडी सबमिट करनी होगी, यही बता रहे हैं, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते। और एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है क्या मैम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया जाता है, तो फिर देखिए जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, जब आपका जो भी आप कोर्स करेंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं। या फिर आप अगर बीच में मतलब मान लीजिए कभी बेसिक नर्सिंग कर रहे हैं, आपको किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हो ओरिजिनल, तो आपको बीच में मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके लिए आपको 5000 रुपये पे करना होगा, क्योंकि कॉलेज का बॉन्डिंग है कि अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो आपको उसके लिए 5000 देना होगा, ठीक है। एक और चीज, और जो बच्चे होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया होगा काउंसलिंग में, मजबूरी में एडमिशन ले रहे होंगे, तो उनके लिए एक आइडिया है मेरे पास, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल आपको बहुत लोग किसी कोई नहीं बताता होगा, वीडियो मुझे पता है। देखिए अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप एडमिशन ले लीजिए एम्स में, ठीक है ना, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में। आप 2-3 महीने क्लास करिए एम्स में आकर के, फिर आप 2-3 महीने बाद आप उस कोर्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर फंस गए, जैसे कि ऐसा इसमें है ना कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये देना होगा, फिर उसके बाद से आप फिर एम्स का फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। तो इसलिए आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, 2-3 महीने बाद आप उस कोर्स को रिजाइन कर दीजिए, फिर आप 5000 रुपये दे दीजिए, 5000, और फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, अगर आप कोई मजबूरी में फंस गया, उसके लिए सबके लिए ये बात नहीं बता रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, तो मैं सब सारे टॉपिक से वीडियो बनाना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स है, तो दोनों चीजें बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल बात है। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो मतलब उन बच्चों के लिए मैंने बात बताया, सबके लिए नहीं है, ठीक है। फिर उसको वैसे लिखेंगे इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट नॉट डिपोजिटेड एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट को अपने डिपॉजिट नहीं करते हैं एट टाइम एडमिशन के टाइम पे, तो आप क्या करते सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा भी मतलब कि 13 जुलाई को ही आ गया एडमिशन के लिए, 15 जुलाई को आ गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको 18 जुलाई से पहले उसको क्या करना है, सबमिट कर देना है, इसमें ये बता रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट, तो उसका एडमिशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके जगह पर क्या कर सकता है, पैसा दे सकता है, मतलब वही 1 लाख की दीदी जो मैंने बताई थी, वही इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस ये इम्पोर्टेंट बस इस वीडियो में बहुत है कि यही कि 18 जुलाई से पहले आपको जाके कॉलेज में क्या करना है, रिपोर्ट कर देना है, नहीं तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फिर किसी भी राउंड में, ठीक है, आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। इसमें इतना ही है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑप्शन 2, अगर वही आपको जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, उस इन सब सारी चीजों के लिए कि मतलब कि आप 18 जुलाई से पहले ऑप्शन 2 को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना, वही चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है, मैं बता रही हूँ। तो और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा सेकेंड राउंड के लिए जो ऑप्शन सेकेंड को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, वही इसमें ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा नोट देखिए, इफ एनी कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड
ऑनलाइन सीट एलोकेशन डज नॉट रिस्पॉन्ड द एबव एनी मैनर, यानी कि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड करने के लिए, अगर वो नहीं करता है तो उसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, सीट उसको नहीं मिलेगा, इनएलिजिबल हो जाएगा, वो सीट किसी भी राउंड में उसे कॉलेज सीट नहीं मिलेगा, यानी कि उसे सीट नहीं मिलेगा, यानी कि ओपन राउंड में उसको मिल सकता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई क्या होगा, उसको सीट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट राउंड मैंडेटरी टू द एलिजिबल फॉर द सेकंड, वही चीज बार बार लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तभी आप एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। लिखा हुआ है कि द सेकंड राउंड विल बी इनिशिएटेड, यानी कि सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद से नोटिस आएगा कि सेकंड राउंड के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है, फिर उसके बाद से सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। और सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेट क्या है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आप देख लीजिए और फिर आप अलर्ट रहिए, सारे डेट्स को नोट कर लीजिए अपने, उसके हिसाब से आप अपने सारे, अगर आप उस डेट में भी अगर नहीं करते हैं उस डेट के अंदर में तो फिर आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं बट वो ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, यार प्लीज बच्चों सब्सक्राइब तो कर दो एटलीस्ट, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी डाउट है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।